जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। तो दोस्तों यूपीपीएससी आरओ की हिंदी की टेस्ट सीरीज आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 टेस्ट सीरीज सॉल्व की है जिसमें हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और आज हम 5वीं टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे जिसमें हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि आरओ हिंदी में 60 नंबर की हिंदी आती है, 60 प्रश्न होते हैं, 60 नंबर होते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आरओ में 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। तो ये हमने कुछ बेसिक सी बातें जान ली। अब चलिए फटाफट से हम अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका पहला प्रश्न जो है वो मैंने विलोम शब्द से लिया है। तो पहले आपको क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है, फिर मैं आंसर बताऊंगी। तो आपका पहला प्रश्न है, रिजु का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि रिजु का विलोम क्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वक्र। वक्र होगा रिजु का विलोम शब्द। अन्य ऑप्शंस की बात कर लें तो साधारण का विलोम होता है विशेष। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, साधारण का विलोम होता है विशेष और साधारण का एक और विलोम होता है असाधारण। समान की बात करें तो समान का विलोम होता है असमान। ठीक है, समान का विलोम होता है असमान और ऋजु का विलोम होता है वक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है, आकलन शब्द का विलोम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि आकलन का विलोम क्या होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विकलन। विकलन है आकलन शब्द का विलोम। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो संकलन, समाकलन और प्राक्कलन, इन तीनों का आकलन से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब आपका अगला प्रश्न है, अध्यवसाय का विलोम है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि अध्यवसाय का विलोम क्या है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यवसाय का विलोम होगा अनध्यवसाय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है, बर्बर का विलोम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि बर्बर शब्द का विलोम क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा बर्बर का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी, सभ्य। बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा, सभ्य। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो उर्वर का विलोम होता है अनुर्वर। क्या होता है दोस्तों, अनुर्वर। ठीक है, और सीधा की बात करें तो सीधा का विलोम होता है टेढ़ा। ठीक है, बर्बर का विलोम होता है सभ्य, उर्वर का अनुर्वर और सीधा का टेढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, ध्वंस का विलोम बताइए। तो ध्वंस का विलोम क्या होगा दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वंस का विलोम होता है निर्माण। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्वंस और विध्वंस ये दोनों शब्द आपस में समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, विनाश की बात करें तो विनाश का विलोम शब्द होता है सृजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, पुष्ट शब्द का विलोम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि पुष्ट का विलोम क्या होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्ट का विलोम होगा छीड़। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो दुष्ट का विलोम क्या होगा। तो दुष्ट का विलोम होता है सज्जन। ठीक है, पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार का विलोम होता है दंड। ठीक है, दुष्ट का विलोम सज्जन होता है, पुरस्कार का दंड होता है और पुष्ट का छीड़ होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, गुण शब्द का विलोम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि गुण शब्द का विलोम क्या होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दोष। गुण का विलोम क्या होता है, दोष। गुणा की बात करें तो गुणा का विलोम शब्द होता है भाग और गृहस्थ की बात करें तो गृहस्थ का विलोम होता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है, संयोग शब्द का विलोम बताइए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि संयोग का विलोम क्या होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वियोग। वियोग जो है संयोग शब्द का विलोम है। ठीक है, अन्य ऑप्शंस की बात कर लें तो योग का विलोम होता है दुर्योग। ठीक है, दुर्योग का विलोम होता है योग। सहयोग की बात करें तो सहयोग का विलोम होता है असहयोग। ठीक है, इसी प्रकार से कुयोग की बात करें तो कुयोग का वियोग होता है सुयोग। ठीक है, दुर्योग का विलोम योग होता है, संयोग का विलोम वियोग होता है, सहयोग का विलोम असहयोग होता है, कुयोग का विलोम सुयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है, संयोग का विलोम शब्द बताइए। देखिए दोस्तों, दोनों क्वेश्चन सेम है बट यहाँ पे ऑप्शंस अलग हो गए हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि संयोग का विलोम होता है वियोग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो आपका विलोम शब्द का आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पे 4 विलोम शब्द के जोड़े दिए हुए हैं, जिसमें से एक गलत जोड़ा है वो आपको पहचानना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अनुग्रह का आग्रह। यहीं पे हमें गलती मिल गई। अनुग्रह का विलोम शब्द आग्रह नहीं होता है। ठीक है, अनुग्रह का विलोम अनुग्रह का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब जानते हैं। तो अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, विग्रह होगा। इसका विलोम शब्द विग्रह होगा, या फिर अत्याचार भी कह सकते हैं, अत्याचार। ठीक है, तो अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह या अत्याचार। तो आग्रह इसका विलोम शब्द नहीं होगा। बाकी अनंत और शांत ये परस्पर विलोम है। जड़ चेतन भी परस्पर विलोम है, और आकृष्ट विकृष्ट भी परस्पर विलोम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 10 क्वेश्चंस हम शुद्ध अशुद्ध के सॉल्व करेंगे। तो शुद्ध अशुद्ध के टॉपिक में सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। 4 वाक्य दिए गए हैं, और आपको सभी वाक्यों को ठीक तरीके से पढ़ के बताना है कि यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या है। तो यहाँ पे सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। ठीक है, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, ये गलत ऑप्शन है। वे सब दोषों से हीन है, ये भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, और वे सभी ही दोषों से मुक्त है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो शुद्ध रूप वो क्या है, वो है वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इससे पहले जो हमने वाक्यों वाला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, आपको शुद्ध वाक्य पूछा गया था। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य बताना है, यानी कि 3 वाक्य शुद्ध है, 1 वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वह दंड देने के योग्य है। ये अशुद्ध रूप है। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा वह दंड का पात्र है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वह दंड का पात्र, वह दंड का पात्र है। ठीक है, वह दंड देने के योग्य है, ये गलत है। तो शुद्ध रूप होगा वह दंड का पात्र है। बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी के सभी शुद्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी किसकी है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, एक मिनट दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हो गई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, शुश्रूषा। ठीक है, ये गलत रूप लिखा है, शुद्ध रूप ये है शुश्रूषा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, तो बहुत ही ध्यान से देखिए आप क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ईर्ष्या का शुद्ध रूप बताना है कि शुद्ध रूप क्या है। तो ईर्ष्या का शुद्ध रूप होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार से सही लिखा जाता है। बाकी ये सारे जो तरीके हैं, बाकी जो सारे रूप हैं ईर्ष्या लिखने के, वो सब के सब गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमसे गलती हो जाती है, हम क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं और शुद्ध रूप को टिक करके चले आते हैं। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी क्वेश्चंस में अशुद्ध रूप भी पूछा जाता है। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए कि शुद्ध पूछा है कि अशुद्ध पूछा है, उसके बाद अपना उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि 3 जो ऑप्शन है वो शुद्ध रूप लिखे हुए हैं और एक गलत है। तो गलत वाले को आपको चूज़ करना है। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल, बत्सल। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उज्ज्वल का शुद्ध रूप ये नहीं होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, उज्ज्वल का शुद्ध रूप होता है ये। ठीक है, इस प्रकार से उज्ज्वल लिखा जाता है। बाकी उल्लंघन, मनोरथ और बत्सल, इन सब के जो रूप हैं वो शुद्ध लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यानी कि 3 जो वर्तनी लिखी गई है वो शुद्ध है और एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, उसको आपको चूज़ करना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ये गलत रूप लिखा है, तो इसका सही रूप क्या होता है, यहाँ पर लिख देती हूँ, इसका सही रूप होता है छिद्रान्वेषी। ठीक है, यहाँ पर ये वाला श इस्तेमाल किया जाएगा, ये गलत रूप है। ठीक है, बाकी निर्नुनासिक, गत्यर्थ, अंतश्चेतना, ये सब शुद्ध रूप लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है,
कवि का स्त्रीलिंग बताइए। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग बताना है आपको कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो कवित्री होता है, ये सभी को पता है। तो बताइए कि कवित्री का शुद्ध रूप क्या है। तो कवित्री का शुद्ध रूप क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, कवित्री का शुद्ध रूप होता है कवयित्री, जो कि कवि का स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। आपको बताना है कि विदुषी का शुद्ध रूप क्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विदुषी। ये विदुषी का शुद्ध रूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक मिनट दोस्तों, हाँ, यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी पूछा गया है। ठीक है, सॉरी, मुझे पढ़ने में मिस्टेक हो गई, अशुद्ध वर्तनी पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी नहीं। आपको बताना है कि अशुद्ध वर्तनी किसकी है। तो 3 शब्द की वर्तनी शुद्ध है और 1 की अशुद्ध है। अशुद्ध वाले को आपको पहचानना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी, भुक्खड़। भुक्खड़ ये गलत रूप लिखा है, इसका सही रूप क्या होता है। इसका सही रूप होता है यहाँ पर क होगा, भुक्खड़। बाकी लंगड़, बुझक्कड़ और कोंकड़ ये सब शुद्ध रूप लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शब्दों का शुद्ध रूप कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि वंदना का शुद्ध रूप क्या होगा। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वंदना इस तरीके से लिखा जाता है, इसे हम वंदना उच्चारित करते हैं। ठीक है, वंदना गलत वर्ड होता है। ठीक है, वंदना गलत वर्ड होता है, इसे हम वंदना उच्चारित करते हैं। और यहाँ पर भी वंदना लिखा है पर ये गलत रूप है, यहाँ पर केवल बिंदी होगी, यहाँ पर ये वाला न नहीं होगा। ठीक है, तो आपका शुद्ध रूप क्या हो, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमने शुद्ध और अशुद्ध वाले टॉपिक से भी 10 क्वेश्चन कर लिए। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका जो अगला टॉपिक है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए। ठीक है, तो जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनाहुत। ठीक है, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, अनाहुत। ठीक है, बाकी यहाँ पर अतिथि, अभ्यागत, रिश्तेदार, इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मुमुक्षु। ठीक है, अन्य ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो योगी किसे कहते हैं, योग करने वाले को योगी कहा जाता है। ठीक है, जबकि तप करने वाले को या तप में लीन रहने वाले को तपस्वी कहते हैं। ठीक है, काम से मुक्ति पाने वाले को, काम से मुक्ति पाने वाले को कहते हैं मुक्ति कामी। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ। योग करने वाले को योगी कहते हैं, काम से मुक्ति पाने वाले को मुक्ति कामी कहते हैं, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है, और तपस्या करने वाला या तप में लीन रहने वाले के लिए तपस्वी वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो अभी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि मोक्ष की कामना करने वाला या मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द होता है मुमुक्षु। ये ऑप्शन नंबर सी, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष की कामना करने वाले के लिए उपयुक्त शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी, मुमुक्षु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है। रंगमंच होता है, तो रंगमंच का जो पर्दा होता है उसके पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, नेपथ्य। ठीक है, क्या कहा जाता है, नेपथ्य। यहाँ पे पृष्ठभूमि, मंच पृष्ठ, गुहा मंच, इन सब का कोई रिलेशन नहीं है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, हवन में जलाने वाली लकड़ी, इसके लिए शुद्ध शब्द बताइए। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, समिधा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द होता है समिधा। हवन सामग्री को टिक करके मत चले आइएगा क्योंकि यहाँ पे सही उत्तर है समिधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे क्या कहा जाता है, एक शब्द बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर। ठीक है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है दिगंबर। चलिए
दिक्पाल की बात कर लेते हैं। दिक्पाल क्या होता है? तो दिक्पाल का अर्थ होता है दिशा का स्वामी। दिक्पाल का मतलब होता है दिशा का स्वामी। और पैगंबर दूत को कहा जाता है, ठीक है, दूत को पैगंबर कहा जाता है। विश्वम्भर की बात करें तो विष्णु का पर्यायवाची होता है विश्वम्भर, ठीक है, विष्णु का पर्यायवाची होता है विश्वम्भर। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। पैगंबर दूत को कहा जाता है। दिक्पाल का अर्थ होता है दिशा का स्वामी और विश्वम्भर विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ, यहाँ पर गर्भ लिखा है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर गर्भ होगा, ठीक है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कहते हैं कानिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है सही उत्तर क्या है। तो वन में लगने वाली आग के लिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दावाग्नि, ठीक है। वन में लगने वाली आग के लिए जो उपयुक्त वर्ड होता है वो होता है दावाग्नि। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो बड़वाग्नि क्या होता है? समुद्र, समुद्र को बड़वा भी कहते हैं। समुद्र या बड़वा में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। उसी प्रकार से विरहाग्नि क्या होता है? तो विरह की आग के लिए उपयुक्त वर्ड होता है विरहाग्नि, ठीक है। जठराग्नि की बात करें तो पेट की आग के लिए जो उपयुक्त वर्ड होता है वो है जठराग्नि, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो समुद्र या बड़वा में लगने वाली आग बड़वाग्नि कहलाती है। वन में लगने वाली आग दावाग्नि कहलाती है। विरह की अग्नि के लिए उपयुक्त वर्ड होता है विरहाग्नि और पेट की आग के लिए उपयुक्त वर्ड होता है जठराग्नि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द बताइए। तो हमने अभी इसके बारे में पढ़ा है कि पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, जठराग्नि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमने अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, 10 क्वेश्चन। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है तत्सम तद्भव। तो तत्सम तद्भव टॉपिक में आपका पहला प्रश्न है, दीठी का तत्सम रूप बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि दीठी का तत्सम रूप क्या होगा। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि। दृष्टि जो है दीठी का तत्सम रूप है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सभी ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मुद्री का तत्सम रूप बताइए। तो बताइए दोस्तों मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा? तो आपका सही उत्तर है मुद्रिका, ठीक है। आपका सही उत्तर है मुद्रिका। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मुद्री का तत्सम रूप होता है मुद्रिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में तत्सम वर्ड कौन सा है। तो 3 शब्द जो है वो तद्भव है और एक तत्सम है। तत्सम वाले को आपको पहचानना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शुश्रूषा जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। बाकी सब के सब क्या है? तद्भव है। तो बाकी सब अगर तद्भव है तो उनके तत्सम शब्द की बात कर लेते हैं। तो सुन्नर का तत्सम शब्द क्या होता है? तो सुन्नर का तत्सम होता है सुंदर। इसी प्रकार से अपयश की बात करें, अपजस की बात करें तो अपजस का तत्सम शब्द होता है अपयश। एक मिनट दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अपयश, ठीक है। अक्षर की बात करें तो इसका तत्सम वर्ड होता है अक्षर, ठीक है। सुन्नर, अपजस और अक्षर ये क्या है? तद्भव शब्द है। और सुंदर, अपयश और अक्षर ये तत्सम वर्ड है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सही उत्तर होगा शुश्रूषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि इनमें तत्सम वर्ड कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विस्मय जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे सांप, चिन्ह और बीड़ा ये सब क्या है? तद्भव वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, बताना है आपको कि 4 ऑप्शंस में तत्सम शब्द कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुमुक्षु जो है तत्सम वर्ड है। बाकी सभी वरिष्ठ, अंगूठा और उष्मा ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आपका अगला प्रश्न है गधा का तत्सम रूप बताइए। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए और आपसे पूछा गया है कि गधा का तत्सम रूप क्या होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गर्दभ। गर्दभ जो है गधा का तत्सम रूप है। यहाँ पे थोड़ी सी नंबरिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे डी। कोई बात नहीं, आपका सही उत्तर जो है गधा का तत्सम रूप होता है गर्दभ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है प्रिय का तद्भव शब्द बताइए। तो प्रिय का तद्भव शब्द क्या होता है। तो प्रिय का तद्भव होता है पिया। ठीक है, प्रिय का तद्भव शब्द होता है प्रिया और पिया का तत्सम वर्ड होता है प्रिय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नेह जो है तत्सम शब्द नहीं है। नेह तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है स्नेह। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं स्नेह। नेह का तत्सम वर्ड होता है स्नेह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है तद्भव शब्द का चयन करिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में तद्भव कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निडर जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम होता है निर्दर। इसका तत्सम क्या होता है, निर्दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तत्सम तद्भव का अगला आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। तो आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। 4 ऑप्शन में आपको तद्भव शब्द पहचानना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंख। पंख जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, पंख यदि तद्भव शब्द है इसका तत्सम क्या होता है। तो इसका तत्सम होता है पक्ष। ठीक है, इसका तत्सम होता है पक्ष। तो इस प्रकार से हमने तत्सम तद्भव के भी 10 क्वेश्चन कर लिए। चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला टॉपिक है विशेषण विशेष्य। तो चलिए विशेषण विशेष्य के भी 10 प्रश्न कर लेते हैं। तो विशेषण विशेष्य वाले टॉपिक में सबसे पहला प्रश्न है रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है। ठीक है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, पुरानी है। तो पुरानी हमारा विशेषण हो जाएगा और पुस्तक हमारा विशेष हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है मीठा अमरूद। मतलब मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। ठीक है, मीठा अमरूद में यहाँ पे अमरूद की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, मीठा है। तो मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अमरूद क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मीठा अमरूद में मीठा जो विशेषण है वो किस कोटि का है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम अमरूद का गुण बता रहे हैं कि अमरूद कैसा है, मीठा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है तुम कहाँ पढ़ते हो। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए तुम कहाँ पढ़ते हो, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ पढ़ रहे हो या तुम कहाँ पढ़ते हो। तो यहाँ पर कैसा विशेषण यूज हुआ, यहाँ पे प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ। तो आपका सही उत्तर होगा प्रश्नवाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस क्या है। ठीक है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस क्या है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये जो वाक्य लिखा है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इसमें जो उस शब्द है ये संकेत दिया गया है। ये क्या है, संकेत दे रहा है कि उस ग्रंथ में 500 पन्ने हैं। ठीक है, 500 पृष्ठ है। तो यहाँ पर कैसा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। ठीक है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यय विधि। जो लोभी है ये प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे अगर लोभ धन ई लिखूँ तो यहाँ पे ई क्या है, प्रत्यय के रूप में जुड़ रहा है। ठीक है, तो लोभी जो है प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। ठीक है, बताना है कि 4 ऑप्शंस में से जो कौन सा जोड़ा है जो विशेषण नहीं है। तो छोटा बड़ा, यहाँ पर ध्यान दीजिए गुण की बात की जा रही है कि कोई चीज़ छोटी है और बड़ी है, तो यहाँ पे तो विशेषण है। हरा पीला, यहाँ पे भी गुण की बात की जा रही है कि रंग की बात की जा रही है, तो ये भी विशेषण है। 2 3 ये भी संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन राम लक्ष्मण ये जो है नाम लिखा हुआ है, तो ये विशेषण नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है इनमें से
संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। ठीक है, बताना है कि संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो संख्या से आ गया 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, वह श्रेष्ठ उपासक है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष क्या है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें हमारा जो विशेष है वो होगा उपासक, मतलब उपासक की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ हो जाएगा विशेषण और उपासक हो जाएगा विशेष। तो हमारा सही उत्तर होगा कि उपयुक्त वाक्य में उपासक शब्द जो है वो विशेष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं। तो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भले और महान लोग, लोगों की विशेषता बताई जा रही है कि कैसे हैं, भले हैं और महान है। तो यहाँ पे 2 विशेषण निकल के आए और एक विशेष है। भले और महान हो गए विशेषण और लोग हो गए विशेष। ठीक है, और कैसा व्यवहार करते, उचित और संयमित। ठीक है, तो यहाँ पे जो उचित और संयमित जो है हमारे क्या हो गए, विशेषण। तो यहाँ पे 2 और विशेषण हो गए। व्यवहार के बारे में बताया जा रहा है तो ये व्यवहार हो जाएगा विशेष। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पे लोगों की विशेषता बताई जा रही है कि वो भले हैं और महान है। तो यहाँ पे हमने 2 विशेषण ले लिया और एक विशेष ले लिया। ठीक है, यहाँ पे व्यवहार के बारे में बताया जा रहा है कि कैसा व्यवहार करते, उचित और संयमित। तो यहाँ पे फिर हमने 2 विशेषण ले लिया और व्यवहार को एक विशेष ले लिया। तो यहाँ पे टोटल 4 विशेषण और 2 विशेष बने। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस करेक्ट। 4 विशेषण और 2 विशेष। ठीक है, भले, महान, उचित और संयमित ये विशेषण है। व्यवहार और लोग, व्यवहार और लोग क्या है, विशेष है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। यह गाय अधिक दूध देती है, तो इस वाक्य में जो अधिक वर्ड है दूध की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूध की। ठीक है, यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक जो शब्द है वो दूध की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ से हमने विशेषण विशेष की भी 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची वाले टॉपिक में जो पहला प्रश्न है वो ये है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस में से बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तोयधी। तोयधी जो है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी तोयद, नीरद, पयोधर ये सब क्या है, बादल के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, बिडौला पर्यायवाची शब्द है। बिडौला किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आपका सही उत्तर होगा इंद्र, ऑप्शन नंबर सी। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है बिडौला। ठीक है, तो इंद्र के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इंद्र के होते हैं कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरोहित, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मध्वा, शचीपति, सुरपति इत्यादि। ये सब होते हैं इंद्र के पर्यायवाची शब्द। मैं कुछ कुछ लिख देती हूँ। तो इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि कौशिक। ठीक है, कौशिक होते हैं। इसके अलावा होता है देवराज, देवराज होता है। इसके अलावा जिष्णु, पुरोहित, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मध्वा। ठीक है, मध्वा मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। मध्वा, शचीपति, सुरपति ये सब क्या होते हैं, इंद्र के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, मार शब्द पर्यायवाची है, मतलब मार किसका पर्यायवाची शब्द है। तो मार किसका पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर डी का, अनंग का। अनंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि षटपद का पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भ्रमर। षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, भ्रमर। ठीक है, तो यहाँ पे अन्य पर्यायवाची शब्द की बात कर लेते हैं। भ्रमर के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो षटपद होता है, इसके अलावा मधुकर होता है, अली होता है, मधुराज होता है, द्विरेफ होता है, चंचरीक होता है, मधुप होता है। ठीक है, सिलिमुख होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, षटपद के पर्यायवाची शब्द।
या भ्रमर के पर्यायवाची शब्द, भ्रमर के पर्यायवाची शब्द कह लीजिए या फिर षटपट के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। तो भ्रमर के पर्यायवाची शब्द एक तो षटपट होता है, उसके अलावा मधुकर होता है, अली होता है, मधुराज होता है, द्विरेफ होता है, चंचरीक होता है, शिलीमुख होता है, मधुप होता है। ठीक है, ये सब होते हैं भ्रमर के पर्यायवाची शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो अभी अभी मैंने भ्रमर के पर्यायवाची शब्द बताए, तो देख लेते हैं कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो चंचरीक जो है भ्रमर के पर्यायवाची शब्द है, शिलीमुख भी है, मैंने अभी अभी आपको बताया। इसके अलावा शलभ और मिलिंद में देखते हैं, तो मिलिंद जो है ये भी भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, शलभ जो है भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, भौरा का पर्यायवाची बताइए, भौरा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आपका सही उत्तर क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि भ्रमर के पर्यायवाची शब्द, मैंने काफ़ी सारे पर्यायवाची शब्द बताए हैं। तो भ्रमर का एक और पर्यायवाची शब्द होता है भौरा। ठीक है, और भ्रमर के पर्यायवाची शब्द में मैंने द्विरेफ का नाम भी लिया था। तो भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, द्विरेफ। ठीक है, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होता है भौरा और भ्रमर का ही पर्यायवाची शब्द होता है द्विरेफ। तो भौरा और द्विरेफ आपस में क्या हो गए, पर्यायवाची शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, भ्रमर से कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने किए हैं। ठीक है, तो बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चंचरीक भी होता है, शिलीमुख भी होता है, द्विरेफ भी होता है, द्विरद नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो मत्स्य ये क्या है, मछली के पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल है। मीन ये भी है, सफरी ये भी है, जलोदरी, जलोदरी जो है मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी मत्स्य, मीन, सफरी ये सब मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। मछली के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, मछली के होते अंडभव, झष, जल जीवन, जलोतोरी। ठीक है, जलतोरी। ठीक है, जलतोरी, जल जीवन, झस, शफरी, अंडभव ये सब होते मछली के पर्यायवाची शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है। तो मैंने अभी अभी मछली के पर्यायवाची शब्द बताया, जिसमें से मैंने झष का भी नाम लिया था। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द बताइए, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है, सुंदरी और दुर्गा दोनों होगा। आयोग ने दोनों को सही उत्तर माना है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी भी होगा और दुर्गा भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के पर्यायवाची वाले टॉपिक में मैंने बहुत सारे भ्रमर के पर्यायवाची शब्द बताए हैं, तो मैं उनको एक बार लिख के बता देती हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने आपके लिए भ्रमर के पर्यायवाची शब्द लिख दिए हैं, मधुकर, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, द्विरेफ, चंचरीक, मधुप, शिलीमुख और भौरा ये सब क्या है, भ्रमर के पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की हिंदी की टेस्ट सीरीज। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।